पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना अवधेश द्विवेदी आप सभी का अपने हमारे YouTube चैनल अवधेश द्विवेदी जनरल स्टडीज में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी लोगों के समर्थन और सहयोग और इस महामारी के इस महासमय में जितनी धैर्यता और रोचकता और लगन के साथ में सामान्य अध्ययन के विषय में आप सभी लोग रुचिता के साथ में अपनी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लगातार अपने अध्ययन को सतत रूप से निरंतरता की ऊंचाइयों पर ले जाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उस सभी के लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल राइट्स अथवा मूलभूत अधिकार। मूलभूत अधिकार भारतीय संविधान में, भारतीय राज्य व्यवस्था में इंग्लैंड के द्वारा बनाए गए एक मैग्ना कार्टा के प्रस्ताव के आधार पर अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़े गए। अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मूल अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से आए हैं। अमेरिका ने इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान से मूल अधिकारों को गृहीत किया था। फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 to 35 तक है। 12 से 35 तक में इनका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का जोड़ा जाना क्यों जरूरी है? मूल अधिकारों के संदर्भ में एम.बी. बाइली का एक कथन है, एम.बी. बाइली का, और उनका कथन यह है कि मूल अधिकार किसी भी शासकीय तंत्र के लिए ऐसी व्यवस्था है जो वहां की जनता को स्वतंत्रता प्रदान करती है और उस शासकीय शक्ति को यह अधिकार प्रदान करती है जिससे वो मूल अधिकारों को सीमित रख सके। अर्थात मूल अधिकार किसी भी राष्ट्र, किसी भी राज्य के लिए और वहां की जनता के मध्य एक सामंजस्य की महत्वपूर्ण व्यवस्था को मूल अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकार अमेरिका अप्रतिदेय भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को विशिष्ट महत्वता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को विशेषता प्रदान की गई है। मूल अधिकारों को खत्म करने या मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक व्यवस्था की गई है कि मूल अधिकारों को खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि उनमें संशोधनात्मक व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। सर्वप्रथम दुनिया में संविधान के दस्तावेजों को, संविधान की विशेषताओं को सर हैनीमैन द्वारा, विधि शास्त्री जो इंग्लैंड के थे उनके द्वारा बताने का प्रयास किया गया है। उसी आधार पर मूल अधिकार लोगों को उनके अधिकार देने का काम विकास मूल अधिकारों का ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन में वहां के ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा 1215 में अपनी जनता के लिए एक अधिकार पत्र की घोषणा की गई। उस अधिकार पत्र को ही प्रथम लिखित दस्तावेज माना जाता है जिसे मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा गया। इसी मैग्ना कार्टा शब्द के आधार पर भाग 3 भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहलाता है। अर्थात मूल अधिकारों को, भाग 3 को भारतीय राज्य व्यवस्था का, इंडियन पॉलिटी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह प्रथम लिखित दस्तावेज है। उसके बाद में इंग्लैंड में
वहां की जनता को और अधिक महत्वपूर्ण मूलभूत अधिकार देने, फंडामेंटल राइट्स देने के लिए 1689 में बिल ऑफ राइट्स, मूल अधिकारों का एक पत्र भी, एक बिल जारी किया गया, प्रस्ताव या विधेयक जारी किया गया 1689 में। यह भी एक महत्वपूर्ण लिखित दस्तावेज था। उसके पश्चात 1789 में मूल अधिकारों की इस क्रमबद्ध, इस ग्रेजुअली प्रक्रिया में 1789 में फ्रांस में मानव एवं नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मैग्ना कार्टा तैयार किया गया और इस मैग्ना कार्टा के अंतर्गत मूल अधिकारों को अत्यधिक सजग और महत्वपूर्ण बनाया गया। इस आधार पर वहां के राजा लुई 16वें द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन करने के कारण वहां की जनता ने लुई 16वें को, वहां के राजा, फ्रांस के राजा लुई 16वें को फांसी पर चढ़ा दिया। 1789 में फ्रांस में मूल अधिकारों की विशेषता को लागू किया गया। 1791 में अमेरिका में मूल अधिकारों संबंधी एक संशोधन करने के बाद बिल ऑफ राइट अर्थात मूल अधिकारों का संशोधन का एक कानून जोड़ा गया। विकास की इस मूलभूत अधिकारों की प्रक्रिया में विकास इंग्लैंड से हुआ है। फ्रांस में मूलभूत अधिकारों की सजगता को, स्पष्टता हम लोगों ने देखा। 1791 में अमेरिका में मूलभूत अधिकारों को अत्यधिक तरीके से, जबकि सर्वोच्च न्यायालय जो अमेरिका का है, सुप्रीम कोर्ट, उसके तहत वहां पर निर्बंधन किया जा सकता है, मूल अधिकारों को रोक दिया जाता है। हालांकि मूल अधिकार भारत में भी अनुच्छेद 352 के आधार पर जब राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, उस समय अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर के लगभग सभी प्रकार के अधिकारों को, मूलभूत अधिकारों को लैप्स कर लिया जाता है। ऐसी प्रक्रियाएं हैं। अब हम इस संदर्भ में बात करेंगे कि दुनिया में मूलभूत अधिकारों की विशिष्टताओं का एक पैटर्न तैयार करने के पश्चात भारत में मूलभूत अधिकारों पर अपने अपने विचार, अवधारणाएं, कंसेप्ट्स, अप्रोचेज किस आधार पर तय किए जाते हैं, उस भारतीय मूल अधिकार की मानसिकता, अवधारणा को हम अब जानने का प्रयास करते हैं। आप सभी लोग इसको जान गए होंगे, अब हम लोग उस पर विचार करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग उस पर विचार करेंगे, भारतीयता के बारे में विचार करेंगे। तो इसके बाद में हम आपको भारत में मूलभूत अधिकारों के संदर्भ में हम प्रक्रिया को बताने वाले हैं। ओके, भारत में मूल अधिकारों के लिए विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं, विभिन्न प्रकार की मांगों के आधार पर और पूर्ववर्ती विभिन्न देशों में लागू किए गए मूल अधिकारों के विचारों को जानने के पश्चात मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में जब जोड़ा गया तो उसके पहले इस पर विशिष्ट प्रकार के विधेयकों के माध्यम से, प्रस्तावों के माध्यम से चर्चाएं होती रहीं, संज्ञान लिए जाते रहे। उसके पश्चात मूल अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को इंडियन पॉलिटी में, भारतीय राज्य व्यवस्था में जोड़ने का प्रयास किया गया। सर्वप्रथम 1895 में संविधान विधेयक के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग को प्रस्तुत किया गया। तो सर्वप्रथम जो मांग है वो 1895 के संविधान विधेयक के द्वारा मूल अधिकारों को शामिल करने की मांग सर्वप्रथम उठाई गई। कांग्रेस पार्टी ने 1917 से 1919 तक मूल अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष किया, मांग उठाने का प्रयास किया। श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से भी मूल अधिकारों को भारतीय जनमानस के लिए जरूरी बताया, उसे लागू करने का प्रयास किया। तो एनी बेसेंट द्वारा 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा लागू करने का प्रयास किया। मोतीलाल नेहरू ने अपनी नेहरू रिपोर्ट में सन 1928 में मूल अधिकारों को भारतीय जनता के लिए लागू करने के लिए
भी पहल की, अपनी नई रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया, प्रस्ताव बनाया, तैयार किया कि भारतीयों के लिए मूल अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है और भारतीय जनमानस को मूल अधिकार फंडामेंटल राइट मिलने चाहिए। मद्रास कांग्रेस अधिवेशन 1927 में जब आयोजित हुआ तब भी ये प्रस्ताव रखा गया कि मूल अधिकार भारतीयों के लिए होना चाहिए। कराची अधिवेशन पाकिस्तान के कराची में 1930 में जब कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ तो कराची सेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस सेशन में भी यह प्रस्ताव रखा गया कि कराची अधिवेशन के द्वारा भी मूल अधिकार होने चाहिए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब महात्मा गांधी 1931 में इंग्लैंड गए तो गांधी जी द्वारा मूल अधिकारों को भारतीय लोगों के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए जाने के लिए एक संघर्ष किया गया। प्रस्ताव उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत किया, किंतु ब्रिटिश सरकार ने इस प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया और ब्रिटिश सरकार ने जब इसे मानने से मना कर दिया तो 1931 में गांधी जी द्वारा उठाए गए इस प्रस्ताव को 1934 की संयुक्त संसदीय समिति ने, मैं यहां पर बता दूं आपको कि 1934 की संयुक्त संसदीय समिति ने इस प्रस्ताव को, महात्मा गांधी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो इस संयुक्त संसदीय समिति ने मूल अधिकारों के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, खारिज कर दिया। 1945 में तेज बहादुर शप्रू द्वारा 1945 में तेज बहादुर शप्रू जो महात्मा गांधी के अत्यधिक प्रिय अनुयायी थे, तेज बहादुर शप्रू ने 1945 में मूल अधिकारों के लिए अत्यधिक रूप से मांग उठाई। बाद में जब संविधान सभा के द्वारा मूल अधिकारों को इंग्लैंड के बाद जो अमेरिका में पहुंचे थे, तो अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर मूल अधिकारों को जब संविधान सभा के लोगों ने शामिल करने का प्रयास किया तो उसमें मूल अधिकारों की समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि मूल अधिकारों की समिति का अध्यक्ष कौन था। तो मूल अधिकारों की समिति अर्थात मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया। तो मूल अधिकारों की समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और मूल अधिकारों की समिति पर उप समिति या सलाहकार समिति कह सकते हैं हम, तो वो मूल अधिकारों की उप समिति अथवा सलाहकार समिति के रूप में सलाह समिति जो बनाई गई उसका अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी को बनाया गया। तो जेबी कृपलानी, ये वही जेबी कृपलानी है जो भारत के आजाद होने के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो मूल अधिकारों की समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल और मूल अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूं मैं आपको कि भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों के लिए अनुच्छेद 368 के माध्यम से संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। मूल अधिकार इस प्रकार से है कि न्याय योग्य नहीं है, अर्थात मूल अधिकार इस प्रकार से हैं कि ये नकारात्मक श्रेणी में आते हैं। नकारात्मक का तात्पर्य है कि यदि किसी भी भारतीय नागरिक के मूल अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो मूल अधिकारों के हनन के संदर्भ में कोई भी भारतीय नागरिक सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकारों का, संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकारों का अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की याचिकाओं अर्थात रिट्स के माध्यम से भारत के किसी भी नागरिक को उसके मूल अधिकारों को दिलवाते हैं। मूल अधिकारों को प्रदान करवाने का, हक दिलवाने का
पूरा का पूरा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 के माध्यम से, अर्थात भारत में मूल अधिकार न्याय योग्य नहीं है। मूल अधिकार भारतीय जनता को दिए गए हैं। मूल अधिकार भारतीय जनता को इस प्रकार से दिए गए जिनमें किसी भी प्रकार से राज्य सरकारें हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। भारत की जनता को मिले हुए मूल अधिकार क्षमता की एक महत्तम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये संविधान की एक विशिष्ट प्रकार की स्वतंत्र व्यवस्थाओं का या विशेषताओं का एक प्रमुख बिंदु या प्रमुख आधार होते हैं। हमने आज मूल अधिकारों की बेसिक अर्थात मूल अधिकारों के संक्षिप्त इतिहास, ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में, इनके ऐतिहासिक महत्व के बारे में समझने का प्रयास किया है। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक में आते हैं। हम सभी लोग क्रमशः अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अत्यधिक महत्वपूर्ण लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम सभी लोगों ने मूल अधिकारों के ऐतिहासिक पहलुओं को टच किया है, ऐतिहासिक पहलुओं पर चर्चा की है। अतः आप सभी लोग प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार से